टाइम के ऊपर बंदूक हथियार चलाना अलाउड था, तो काफ़ी मतलब जश्न के नाते बंदूकों की फायरिंग वगैरह करी गई ताकि बताया गया कि वो लड़का पैदा हुआ है। घोड़ी पे जाया करता था वो, शेटलैंड पोली नाम की छोटी घोड़ी होती है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो उसके ऊपर बैठ करके मैं जाया करता था, शिशुशाला जाया करता था। विदेश में पढ़ने का एक ट्रेंड है, तो आप क्यों जो है यहाँ पर रुक गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद, फिर आपने आगे की नहीं सोची? 77 के अंदर कर्नल महासिंह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, तो वो बोले कि जी इसको इंद्रजीत को क्यों लड़ा रहे हो, ये तो जवान छोकरा है इसकी तो बहुत उम्र पड़ी है, हमारे को लड़ने दो। तो मैंने कहा जी अब तो पर्चा भर दिया, तो वापस समझ लूँगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात है ना कि मतलब पिता भी उसी असेंबली में है, बेटा भी उसी असेंबली में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि शायद चौटाला परिवार में ही ऐसा हुआ होगा हरियाणा में दूसरा। चौटाला परिवार में तो है। हाँ। हमारे दो ही परिवार ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जहाँ से जिन एक गांव से 4-4, 5-5 एमएलए बने हैं। आए मेहमान को तुम इनकार तो नहीं कर सकते ना, स्टेज पे सीधा उन्होंने बोल दिया कि तुम मर्ज कर दो। अच्छा, पहले डिस्कस नहीं किया ना, वैसे आए थे सिर्फ जलसा करने के लिए। अच्छा। इंदिरा जी उस टाइम थोड़ी सी भयभीत सी हुआ करती थी, तो राव साहब ने कहा कि भी तुम जाओ उनको लेकर के आओ और तुम्हारे हमारी छाती पे से कोई निकलेगा तभी तुम्हारे तक बात आएगी। तो मुझे याद है जगदीश टाइटलर की गाड़ी में वो बैठ करके रेवाड़ी आई थी। उनका अगर तू कांग्रेस ला सकता है, तेरे बस की भी है क्या, तो तू टिकट ला सकता है तो ला के दिखा। पर ये जो बीच में परिसीमन होता है राव साहब, इसको लेकर मैं देख रहा था कि आपने भी अपनी पटौदी की रैली में बात कही परिसीमन को लेके कि भाई हमें मलाल है परिसीमन को लेके, और भी कई नेता कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ धोखा हुआ। तो मुझे ये समझा दीजिए जरा कि ये धोखा कैसे हुआ, और जब ये आप उस सरकार का हिस्सा थे जिसमें ये चीजें हुई हैं, तो क्यों नहीं आप इसको उस समय रोक पाए? राव इंद्रजीत सिंह का इतना लंबा राजनीतिक इतिहास हो गया, आपकी लगभग 45 साल की राजनीति हो गई, आप अपने सपनों का जो हरियाणा है उसको कैसा देखना चाहते हैं कि भाई मेरा प्रदेश ऐसा होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस स्पेशल इंटरव्यू में, और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, हरियाणा के एक ऐसे नेता जिन्होंने राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो कोई और नहीं कर पाया, एक ऐसे नेता जो मंच पर मुख्यमंत्री तक को समय की कीमत याद दिला देते हैं, एक ऐसे नेता जो अपने दमखम और अपने वजूद की राजनीति करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राव इंद्रजीत सिंह से। सर, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। सर, सवाल तो बहुत सारे हैं आपके लिए, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके बर्थ से, आपकी जर्नी से। तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कैसे बचपन बीता, इसके बारे में जरा बताइए। मेरा जन्म हुआ मेरे गांव में, रामपुरा के अंदर, और पहली बार हमारे कुनबे के अंदर पहला जन्म लड़के का हुआ, नहीं तो पहले लड़कियां ही होती रहती थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो बड़ा जश्न शशन उस टाइम के ऊपर हुआ, और उस टाइम के ऊपर बंदूक हथियार चलाना अलाउड था, तो काफ़ी मतलब जश्न के नाते बंदूकों की फायरिंग वगैरह करी गई ताकि बताया गया कि वो लड़का पैदा हुआ है। तो उस टाइम के ऊपर अस्पताल तो इतने खास हुआ नहीं करते थे गाँव के अंदर, तो मेरे हवेली के अंदर ही मेरा जन्म हुआ था। तो उसके बाद सर आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, स्कूलिंग और खासकर आपका कॉलेज की जो पढ़ाई हुई? रेवाड़ी से कोई 2 किलोमीटर मेरा गांव है, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। शुरू के अंदर एक रेवाड़ी के अंदर एक स्कूल था जिसका नाम था शिशुशाला, और रेत के टिब्बे हुआ करते थे, तो घोड़ी पे जाया करता था। वो शेटलैंड पोली नाम की छोटी घोड़ी होती है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो उसके ऊपर बैठ करके मैं जाया करता था, शिशुशाला जाया करता था, और शिशुशाला से वापस आया करता था। और 7 साल की उम्र तक मैं शिशुशाला में पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरे बाबूजी चले गए थे चंडीगढ़, कैरों वजारत के अंदर, तो उन्होंने मेरे को लॉरेंस स्कूल सनार, जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया है, उसके अंदर दाखिला दिला दिया। तो 1958 के अंदर मैं वहाँ दाखिल हुआ, और 67 में वहाँ से छोड़ करके 68 में हिंदू कॉलेज दिल्ली के अंदर मैंने दाखिला लिया, और उसके बाद फिर लॉ फैकल्टी से मैंने लॉ ग्रेजुएशन करी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पढ़ने चले गए, हिंदू कॉलेज से आपने पढ़ाई की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर कैसा रहा? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। क्या आपने कैसे पढ़ाई की? इलेक्शन उस समय होते थे, नहीं होते थे? इलेक्शन तो होते थे। आपने फाइट नहीं किया? मैंने कभी इलेक्शन कॉलेज के दौरान फाइट नहीं किया, लेकिन मेरा एक कज़न था रेवत, वो पहले हिंदू कॉलेज का प्रधान बना, अच्छा।
और फिर सेक्रेटरी बना दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसकी मदद में मैं इलेक्शनियरिंग उस टाइम पे किया करता था। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अक्सर जो बड़े परिवार से आते हैं, जो नेताओं के बेटे होते हैं, वो विदेश में पढ़ने का एक ट्रेंड है। तो आप क्यों जो है यहाँ पर रुक गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद, फिर आपने आगे की नहीं सोची? मैंने सोची ही नहीं बाहर जाने की। अच्छा। बाहर तो वो जाए ना जिनकी कोई जड़ यहाँ पर ना हो। तो हमारी तो हम सोचे थे कि हाँ सारी जड़ यहीं पर हैं, पुश्तों से यहाँ पे जड़ें हैं और यहीं को रह करके हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं कभी सोची भी नहीं बाहर जाने की। अच्छा, फिर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पॉलिटिक्स में आने का राव साहब कैसे आया? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत यंग उम्र में, लगभग 26 साल के थे जब आप विधायकी का इलेक्शन जीते पहली बार। ये किसने डिसाइड किया कि भाई चलो अब इलेक्शन लड़ते हैं? ये पब्लिक ने डिसाइड किया। किस्सा इस तरह से था कि अपनी वकालत करने के बाद मैंने सोचा कि भी सेटल डाउन करने के पहले, एक वकील प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के पहले मैं ज़रा विश्व देखे आता हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं काबुल गया। अच्छा। पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते थे तो हवाई जहाज से काबुल जाना पड़ता था। तो वहाँ पे मेरे परदादा राव तुलाराम की भी समाधि है। तो मैंने सोचा वहाँ होकर के और फिर मैं आगे तक चला जाऊँगा। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था एम्स्टर्डम के यूथ हॉस्टल के अंदर, और वहाँ पर एक अंग्रेज़ आया। तो हम दो जने थे जो अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे थे। तो उसकी समझ में नहीं आया कि ये कौन से मुल्क के हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम अंग्रेज़ी तो बोल रहे हो पर तुम्हारा एक्सेंट हमारे से भांपा नहीं जा रहा, तुम कहाँ के हो? तो फिर हमने बताया कि हम हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं। तो कहा तुम्हारे यहाँ तो बड़ी इमरजेंसी लगने के बाद सारे ऑपोजिशन लीडर बंद कर दिए। तो मैंने कहा ये इमरजेंसी का तो मुझे इल्म था, लेकिन मेरे बावजी बंद हुए नहीं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, आप उस समय विदेश में थे? विदेश में था। तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश करी। उन दिनों लाइटनिंग, इमीडिएट, अर्जेंट वगैरह इस तरह की कॉल्स चलती थी, ये मोबाइल तो होते नहीं थे। तो 2 दिन मैंने ट्राई किया, पर वो ना मैं दिल्ली का, उनका एड्रेस MP थे वो, ना उनका दिल्ली का एड्रेस के ऊपर कोई फ़ोन उठाने लगा, ना घर वाला मेरा गांव का जो था। गांव का तो वैसे ही इस तरह की टेलीफोन की सर्विसेज थी तो बहुत कम चलती थी। तो मेरे जच गई कि भाई शायद मेरे बाबूजी हैं नहीं वहाँ पे, मतलब बाहर नहीं, जेल में हैं। तो मैं फिर फटाफट एक टिकट खरीदी, अपनी गाड़ी थी मेरे पास एक छोटी सी, उसको बेच करके मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली वापस आ गया तो वहाँ पे आया उनके पुराना किला रोड के ऊपर, वहाँ पर नहीं थे। तो मैंने पूछा कहाँ हैं? तो जी राव साहब तो 3-4 दिन से तो यहाँ है ही नहीं, वो नौकर बोले। अच्छा। तो मैं सोचा कि पकड़े गए होंगे। तो फिर भागा भागा रेवाड़ी गया, उसी टैक्सी से जा कर के रेवाड़ी गया। तो वहाँ पर मुझे मालूम चला कि बाबूजी अभी मतलब बाहर ही हैं। अच्छा। खैर उसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद आप याद करो 77 के अंदर इमरजेंसी लिफ्ट हो गई थी। हाँ, लिफ्ट हो गई। और राव साहब इलेक्शन लड़े थे। तो क्योंकि इलेक्शन सर पे फिर से आ गए थे तो मेरे बाबूजी भी इलेक्शन लड़े थे। तो जब वो इलेक्शन लड़े तो मेरे को एक हल्का है जाटूसाना, वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो रोहतक के अंदर कोसली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे को वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। और वो इलेक्शन जब संपन्न हो गया तो मैं वापस आ गया दिल्ली। और एक वकील हुआ करते थे YS चिटले, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, उनके साथ मैं थोड़ी लिखत पढ़त करा करता था। ड्राफ्टिंग मेरी ठीक थी क्योंकि अंग्रेज़ी ऑनर्स मैंने करे हुए थे। तो मैं उस टाइम के वो मेरे याद है, मैं उनके घर से गुड़गांव जा रहा था, उनका साउथ एक्सटेंशन में घर होता था। तो बॉर्डर के ऊपर मेरे पर टेलीफोन आया कि भाई आपको याद कर रहे हैं और 4 बजे से पहले तुमने रेवाड़ी पहुंचना है। तो मैंने कहा भाई क्या इमरजेंसी होगी, मेरे को बुला रहे हैं। हुआ ये था कि जब वो टिकट बांट रहे थे, हमारी पार्टी हो गई थी उस टाइम, विशाल हरियाणा पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह ने एक फ्लोट करी थी। तो उस विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट बांटने के समय के ऊपर लोगों से अमूमन राय लिया करते थे, हल्के वाइज। तो जब कोसली हल्के या जाटूसाना हल्के के लोगों से राय ली गई तो उन्होंने कहा कि भाई सुमित्रा बाई जी को लड़ाएं, उनका नहीं। राव शिवराज सिंह को लड़ाएं, मेरा चाचा होया करते, नहीं। किसको लड़ाएं? उनको इंद्रजीत को लड़ाओ। अच्छा। तो इंद्रजीत का दबाव जब राव साहब पे पड़ा तो उन्होंने मेरे को फिर खबर करनी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से मेरे पीछे पीछे किसी को भेजा और मेरे को पकड़ा कि भाई तुमने 4 बजे से पहले वहाँ पर रेवाड़ी पहुँचना है। तो मैं जी चला गया। फिएट गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों के अंदर मेरे पास। तो मैं जैसे ही गया उनको यहाँ दस्तखत करो और जा कर के SDM के सामने कागज़ पेश कर दो। तो मुझे पता भी नहीं था कि क्यों बुलाया गया है। तो जा कर के SDM साहब के कागज़ पेश कर दिए, मेरे कागज़ एक्सेप्ट हो गए बतौर एक कैंडिडेट विशाल हरियाणा पार्टी का। 77 के अंदर कर्नल महासिंह
मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। तो वो बोले कि जी इसको इंद्रजीत को क्यों लड़ा रहे हो, ये तो जवान छोकरा है इसकी तो बहुत उम्र पड़ी है, सही बात। हमारे को लड़ने दो। तो मैंने कहा जी अब तो पर्चा भर दिया तो वापस से मिलूंगा नहीं। तो फिर वो मैं जीत गया, कर्नल महासिंह हार गए थे। कर्नल महासिंह, हाँ मतलब 26 की उम्र में आपने कर्नल महासिंह को उस समय हाँ चुना उस था। टाइम हाँ हार गए। तो जब आप चंडीगढ़ गए राव साहब चुन के, तो आप दिल्ली में रहे, यहाँ पढ़े, तो चंडीगढ़ में आपका विधानसभा में कैसा, आपको याद है पहला जो आपका कार्यकाल था? हाँ किस बिल्कुल बिल्कुल याद है कि हम उस टाइम के ऊपर ऑपोजिशन के अंदर थे, विशाल हरियाणा पार्टी के। हम 6 सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पे 2 सदस्य हुआ करते थे। तो मेरे बाबूजी भी एमएलए हुआ करते थे। अच्छा। तो जिस टाइम के ऊपर असेंबली में उनके सामने मैं बैठता था तो उनके सामने तो मेरा बोलने का हक ही नहीं होता था। जिस तरह की उस तरह की परंपरा हुआ करती थी कि बाप के सामने तो कुछ ना कहे, तो हम चुपचाप खामोश सीखते रहते थे, सुनते रहते थे। तो 78 से लेकर के 82 का जो दौर था वो मैंने लोगों को सुना। बड़े बड़े नेता थे, देवीलाल जी थे, डॉक्टर मंगल सेन थे, ब्रिगेडियर रण सिंह थे जो हमारे स्पीकर हुआ करते थे, और राव साहब थे। तो बड़े नेता थे उस टाइम हरियाणा के, जो उस टाइम के ऊपर मेरे को सीख सिखा रहे थे। तो वो दौर मेरे को याद है। राव बीरेंद्र सिंह मेरे बाबूजी उस टाइम के ऊपर एमएलए होने के नाते उनसे भी काफ़ी सीख। लेकिन ये तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि मतलब पिता भी उसी असेंबली में है, बेटा भी उसी असेंबली में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि शायद चौटाला परिवार में ही ऐसा हुआ होगा हरियाणा में दूसरा। चौटाला परिवार में तो है। हाँ। हमारे 2 ही परिवार ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जहाँ से जिन एक गांव से 4-4, 5-5 एमएलए बने हैं। तो एक तो चौटाला साहब के परिवार से बने हैं और एक हमारे खुद के गांव से रामपुरा से 4 एमएलए रहे थे। 5 थे, 4 थे, 4 मेरे तो पक्का है, ठीक है, 6 5 भी हो सकते हैं। तो 5 एमएलए एक टाइम पे हुआ करते थे। और जब हमारी असेंबली गठित हुआ करती थी तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने कोशिश ये करी गई, 10 के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनता है। अच्छा। तो 10 की नफरी ना इकट्ठी हो, तो कांग्रेस और हम इकट्ठे होने के बाद ही 8 ही हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल क्या राज था उस टाइम के, तो हम 8 ही हुआ करते थे। तो हमारे को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी खिताब नहीं मिल पाया था। अच्छा, आपने आगे उसके बाद चुनाव लड़े, लेकिन आप 2 चुनाव हारे भी राव साहब। एक जाटूसाना से आप हारे और दूसरा चुनाव राव नरबीर ने हराया, एक जगदीश ने आपको हराया। तो जब ये सेटबैक आपको मिले, 2 हार आपको मिली, और किस तरीके से उन दोनों नेताओं को भी आप देखते हैं, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखो, पहला चुनाव में हारा सन 87 के अंदर। 87। सन 78 के अंदर इंदिरा जी हमारे घर आई थी और इलेक्शन से पहले उन्होंने हमारे से इमदाद मांगी थी कि भाई उनको भाइयों की सहायता की ज़रूरत है। तो जब वो रेवाड़ी आई थी, हमारे घर आई थी, जलसा किया था राव साहब ने और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो हमारी जितनी भी विशाल हरियाणा पार्टी थी वो उस टाइम के ऊपर कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के अंदर मर्ज कर गई थी, क्योंकि आए मेहमान को तुम इनकार तो नहीं कर सकते ना। स्टेज पे सीधा उन्होंने बोल दिया कि तुम मर्ज कर दो। अच्छा, पहले डिस्कस नहीं किया ना, वैसे आए थे सिर्फ जलसा करने के लिए। अच्छा। इंदिरा जी उस टाइम थोड़ी सी भयभीत सी हुआ करती थी कि मैं अगर पब्लिक में निकलूंगी तो कोई टमाटर फेंक देगा, कोई अंडा फेंक देगा, तो मेरा बेइज्जती ना हो जाए। इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी के बाद की बात है। तो राव साहब ने कहा कि भी तुम जाओ, उनको लेकर के आओ और हमारी छाती पे से कोई निकलेगा तभी तुम्हारे तक बात आएगी। तो मुझे याद है जगदीश टाइटलर की गाड़ी में वो बैठ करके रेवाड़ी आई थी और मैं एस्कॉर्ट के तौर पे 5-7 जीप लेकर के जवानों की और उनको रेवाड़ी ले गया था। तो स्टेज पे उन्होंने कह दिया कि जी मेरे को इमदाद चाहिए भाइयों की। तो साहब ने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग कर देंगे। तो फिर बैठ गए। फिर इंदिरा जी खड़े होकर के बोली कि हमारे को सहयोग सिर्फ बाहर से नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने भाई साहब से कि वो अपनी पार्टी को हमारी पार्टी के अंदर मर्ज करें। तो जब मर्ज हो गई थी हमारी पार्टी, तो उस दौर की यही मतलब वाक़ई मैं इसलिए बताना समझा कि ये शुरुआत के अंदर मेरे पहले साल या दूसरे साल के अंदर जब मैं इलेक्शन जीता था तो कांग्रेस के अंदर मैं शामिल हो गया था। फिर उसके बाद तो खैर आपने पूछा कि मैं कैसे हारा। 2 चुनाव जो हारे आप। तो 87 के अंदर कांग्रेस के खिलाफ बड़ी भारी लहर थी। सब जगह कांग्रेस के अंदर मतलब लोग हारते जा रहे थे। तो मैं भी उसके अंदर हार गया। नरबीर सिंह उस टाइम के ऊपर जीत गए थे। दूसरा चुनाव मैं जीता था, हारा था 96 में। 96 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार हुआ करती थी। तो पहले भजनलाल जी की सरकार थी और उसके आखिरी साल के अंदर कांग्रेस ने उचित समझा कि भजनलाल को हटा करके और बंसीलाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो उस टाइम के ऊपर उनके साथ कोई 10-9 महीने की सरकार थी। तो बड़ा मतलब
एंड टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर बदलना, अफरा तफरी पार्टी के अंदर काफ़ी हो गई थी। तो दूसरा चुनाव में 96-97 के अंदर हारा था। तो उसके बाद जब आपने आगे की राजनीति शुरू की तो ये आप विधायकी लड़ते गए, 4 बार आप एमएलए रहे, 2 बार आप हार गए, 6 बार टोटल आपने चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद ये महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो तैयारी है राव साहब, वो आप किसने डिसाइड किया कि भाई चलो अब बड़े राव साहब जो है वो नहीं लड़ेंगे, अब राव इंद्रजीत सिंह की बारी है? वो मेरे बाबूजी से बात हुई थी। अच्छा। कि भाई अगर आप लड़ोगे, 2 बार उस टाइम हार चुके थे, कर्नल राम सिंह जीत चुके थे, तो अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो क्या आप ना लड़ोगे? तो उन्होंने कहा अगर तू कांग्रेस ला सकता है, तेरे बस की भी है क्या, तो तू टिकट ला सकता है तो ला के दिखा। अच्छा। तो फिर मैं प्रयास किए और मैंने ये भी कहना पड़ा कि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे बाबूजी नहीं लड़ेंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को टिकट दे दी। तो मैं इलेक्शन 98 के अंदर लड़ लिया पहली बार। वो 11 महीने की सरकार रही थी। हाँ, और उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुआ, वो वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से जब गिर गई तो दोबारा इलेक्शन हुआ, तो सारे देश के अंदर माहौल ही बदला हुआ था। कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर भी हो चुकी थी। तो उस टाइम के ऊपर मैं हार गया। और जो कारगिल वॉर के अंदर मेरा एक साथी हुआ करता था, जो कि जब मैं कैनवसिंग पे जाया था, सुखबीर सिंह, धामलावास गांव का था, तो हाँ कमांडेंट था। तो वो ज्वाइन नहीं किया था बीएसएफ में, पर वो मेरे साथ मतलब बतौर मेरा प्रोटेक्टर या बॉडीगार्ड के तौर के ऊपर मेरे साथ रहा करता था। उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कारगिल वॉर के अंदर। और उनकी जो विधवा हैं सुधा यादव, उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया। तो उस टाइम तो सोचा ये जाता था कि भाई देखो किसको टिकट दे दिया, लेकिन कारगिल के युद्ध का असर इतना ज़्यादा था, रोज़ाना कोई ना कोई आदमी मरता था, उसका ताबूत आता था और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उसको दफनाने के लिए जाते थे। इमोशन बहुत भारी जुड़ गए थे। तो वो मैं इलेक्शन हार गया बीजेपी की महिला सुधा यादव जी से। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके जो पति हैं वो तो आपके एक तरीके से साथ रहते थे, आप उनको अच्छे से जानते भी थे, तो जब उनको टिकट मिला तो मतलब आपकी कोई बातचीत नहीं हुई कि भाई आप किनको लड़ा रहे हो, या सुधा जी से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, सुधा जी से तो मेरा परिचय था ही नहीं। अच्छा। जब सुखबीर जब गया ना, जब लड़ाई से कुछ अरसा पहले, तो उसने कहा कि मेरी बीबी ने एसएस बोर्ड का इम्तिहान दिया है। टीचर पढ़ी लिखी महिला हैं, सुधा यादव अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किस चीज़ का इंटरव्यू दिया है, तो उनकी मदद कर सकते हो। तो मैंने कहा जितना हो सकेगा मेरे बस की मैं करूँगा उसके लिए। तो मैंने उनकी सिफारिश भी करी। अब मुझे नहीं मालूम वो सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अच्छा। पर उसके तुरंत बाद फिर वो लड़ाई हो गई और लड़ाई के अंदर सुखबीर जी मारे गए और सुधा यादव को टिकट मिल गई। तो सुधा यादव से मेरा परिचय नहीं था उस टाइम तक। तो वो चुनाव हारते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब सरकार जाती है उसके बाद फिर से आप चुनाव लड़ते हैं, आप सुधा यादव को हरा देते हैं 2004 में लोकसभा का चुनाव महेंद्रगढ़ से। तो उसके बाद ये होता है कि आप 2009 में जो बीच में परिसीमन होता है राव साहब, इसको लेकर मैं देख रहा था कि आपने भी अपनी पटौदी की रैली में बात कही परिसीमन को लेके कि भाई हमें मलाल है परिसीमन को लेके, और भी कई नेता कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ धोखा हुआ। तो मुझे ये समझा दीजिए जरा कि ये धोखा कैसे हुआ, और जब ये आप उस सरकार का हिस्सा थे जिसमें ये चीजें हुई हैं, तो क्यों नहीं आप इसको उस समय रोक पाए? उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, मैं मंत्री भी था उनकी सरकार के अंदर। तो उससे पहले जो चौटाला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस तरह से परिसीमन आयोग के अंदर सिफारिश करी कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो सारे किनारे हो जाएं। अच्छा। तो उसके अंदर वो हुड्डा साहब को भी अपना प्रतिद्वंदी माना करते थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल को हुड्डा साहब ने हराया था। तो उन्होंने अपने सिफारिशों के मुताबिक रोहतक की लोकसभा सीट ख़त्म करवा दी थी एकदम से। अच्छा। थी नहीं उनकी रिकमेंडेशन के अंदर। अब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो इम्प्लीमेंटेशन या उसकी रिपोर्ट आने से पहले हुड्डा साहब 91 के अंदर, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर 2004 के अंदर चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने अपने रोहतक हलके को महफूज रखने के लिए, रोहतक की चौधर जमा करने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास करे कि भाई रोहतक एक फिर से पार्लियामेंट्री सीट बन जाए। और उसका जब ही संभव था जब वो महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट्री सीट का विभाजन कर दें। तो उनको सूट भी करता था कि इंद्रजीत सिंह उस टाइम का अगर उनका प्रतिद्वंदी है या राइवल है,
दो ही MP हुआ करते थे 98 के अंदर ना कांग्रेस पार्टी के। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बन जाएगा रोहतक और इनका बढ़ जाएगा एरिया। तो हमने उसके बारे में काफ़ी एतराज़ भी किया। जस्टिस कुलवंत सिंह हुआ करते थे। तो मुझे याद है मैंने मनमोहन सिंह जी को भी कहा कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या करा जाए। मैं कहा जी आप उसको कहो इंसाफ करें, आप सरदार आप हैं, सरदार वो है। तो उन्होंने बात करी उससे, जस्टिस कुलवंत सिंह से, कि भाई इस तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं जाके मिला उससे, जस्टिस कुलवंत सिंह से, और उन्होंने कहा तो चिंता ना करो, प्राइम मिनिस्टर की बात मेरे से हो गई है और तुम आराम से घर जाकर फटकार कर सो जाओ। तो मैं बेचिंतित हो गया। और जब वो फैसला हुआ तो हमारे एरिया का 3 जगह विभाजन हो गया। तो लोग कहते हैं कि लेकिन अभी हम क्योंकि मैं अभी वर्तमान स्थिति पे आ रहा हूँ कि पिछले जो चुनाव हुए रोहतक लोकसभा बचाने के लिए हुड्डा साहब ने बहुत प्रयास किया, जैसा आप बता रहे हैं, और बचा भी लिया। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे वहाँ से सांसद चुने गए लगातार। लेकिन ये दाव उल्टा भी पड़ गया, जो कोसली का जो दाव था वो हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में उल्टा भी पड़ गया उनके ऊपर। हाँ, वो उस टाइम मेरा कोसली हल्का या जाटूसाना, मेरा 20 साल से मैं वहाँ का उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। तो जब वो लड़े थे तो धनखड़ साहब बीजेपी पार्टी से ज्वाइन कर लिया था उस टाइम तक ना। तो धनखड़ साहब जब लड़े थे तो सब जगह वो हारे थे तकरीबन 2014 के लोकसभा की 14 की। हाँ, धनखड़ साहब रोहतक लोकसभा से लड़े थे। तो सब जगह से वो हारे आए थे 8 हलकों से। और जब कोसली में आए थे, जब 45,000 से उनको जीत मिली थी, लेकिन इलेक्शन फिर भी हार गए। तो उन्होंने फिर कोशिश तो करी, हुड्डा साहब ने, उनके साहिबजादे ने, कि भाई कोसली के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण फैलाएं कि हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन अगला जो चुनाव आया 19 के अंदर, तो वहाँ पे शर्मा जी, हमारे अरविंद शर्मा जी लड़े दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ। तो वहाँ पर कोसली ने पहले की निस्बत और भी ज़्यादा से उनको मेरे ख्याल से 72 या 75 हज़ार वोटों से हरा दिया। तो वो थोड़े बहुत वोटों से हार गए। अगर कोसली उनके हल्के का हिस्सा ना होता और परिसीमन के अंदर उन्होंने ये सिफारिश अपने साथ कोसली को जोड़ने की ना करी होती, तो शायद आज दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के सदस्य होते, ना कि राज्यसभा से जाना पड़ता। अच्छा, विधानसभा में भी आप जिक्र करते हैं कि कुछ हलके हैं जो यहाँ के मैं सुन रहा था आपको कि बाकी जिलों में हलके जोड़े गए और हमारे यहाँ से विधानसभा के हलके खत्म कर दिए। हाँ, सही बात है कि जब इससे पहले वाला जो परिसीमन हुआ था, उसके अंदर एक कनीना हल्का नाम का हल्का हुआ करता था। तो कनीना हल्के को तोड़ दिया गया जब उस टाइम हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। तो 8 ज़िले थे उस टाइम के ऊपर, या 7 ज़िले थे, 8 ज़िले थे। हर एक ज़िलों के अंदर एक विधानसभा का हल्का बढ़ा करके और 90 कर दिए गए। 81 से 90 हल्के बन गए। हमारा ही दुर्भाग्य से एक ऐसा ज़िला था महेंद्रगढ़, जहाँ पर एक हल्का घटा दिया गया था। तो कनीना को काट दिया गया और उसको कुछ को तो मिला दिया महेंद्रगढ़ के अंदर और कुछ को मिला दिया जाटूसाना के अंदर। तो ये महेंद्रगढ़ वाले और जाटूसाना वाले हल्के बहुत बड़े बड़े हल्के हो गए। ये तो हुआ उस टाइम के ऊपर। और उसके साथ साथ ये जब बाद के अंदर हुआ, जब ये सालावास हल्का हुआ करता था, आपको याद करो, झज्जर के अंदर दूसरा जब वो हुआ परिसीमन, तो सालावास वाला जो हल्का था वो एक रिजर्व सीट हुआ करती। हमारे गांव की एक महिला धानक समाज से थी, वो वहाँ से MLA हुआ करती थी, मुझे याद है अभी तक, शकुंतला नाम था उनका। उनका बेटा डॉक्टर है, अभी पार्लियामेंट्री हाउस सनेक्सी के अंदर, यहीं पे दांतों का। तो सालावास को काट करके, और सालावास और नाहड़ एक हल्का हुआ करता था। तो नाहड़ को तो जोड़ दिया कोसली के साथ, और नाहड़ को जोड़ दिया बादली के साथ, ना सालावास को जोड़ दिया बादली के साथ। तो एक हल्का ये हट गया। तो यानी कि जब से मैं राजनीति के अंदर आया हूँ, हमारे साथ बार बार जो सत्तासीन होते हैं उनकी तरफ से यही नज़र रहती है कि किस तरह से इनको तराशा जाए। तो 3 हल्के हमने खोए, करीना का हल्का खोया, सालावास का हल्का खोया, और ये अब जाटूसाना और कोसली का जो मिल गया ये खो लिया। अच्छा, आपने लंबे समय, आप विशाल हरियाणा पार्टी का मर्ज होने के बाद कांग्रेस की राजनीति की, सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे आप। तो हमने देखा कि चीज़ें शुरू में सही चलती हैं, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हो गया कि हुड्डा साहब से आपकी थोड़ी अनबन शुरू हो गई, चीज़ें ट्रैक पे नहीं चल रही थी, और फिर आपने अंत आते आते पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी। तो मेन रीज़न क्या रहा? हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस छोड़ दी या फिर कोई और भी कारण थे? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि परंपरागत तौर के ऊपर
लोगों में मेरी हैसियत बनी है। मेरे बाबूजी भी थे, मेरे दादा भी थे, वो भी लाहौर असेंबली के सदस्य हुआ करते थे जब जॉइंट हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं बना था। तो मेरी तो उस तौर के ऊपर, राजनीतिक तौर के ऊपर मेरी हैसियत लोगों की निगाह के अंदर, या मेरे कुनबे की हैसियत लोगों की निगाहों के अंदर थी। हुड्डा साहब देवीलाल के खिलाफ पहला इलेक्शन 91 के अंदर जीते थे। उससे पहले 3 इलेक्शन विधानसभा का वो हार चुके थे। तो जब वो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी राजनीतिक संपत्ति इकट्ठी करूं, और अगर कोई उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी था उनके सामने तो मैं ही था। तो ज़ाती तौर के ऊपर मेरी कोई उनसे नाराज़गी नहीं, अभी भी मेरे दोस्त हैं। हमने वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकट्ठी करी थी, एक ही साल के अंदर 74 के अंदर हम LLB किए थे। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई अपना बनाओ, अपना बेस बनाओ, तुम चीफ मिनिस्टर हो, उसी से वैसे ही बन जाती है हैसियत, लेकिन मेरा क्यों ख़राब करने लग रहे हो? मैं तो उनका साथी था ना। और मेरे एरिया के अंदर तुम जो हमने भी योगदान दिया तुम्हारे को या कांग्रेस को सत्तासीन करने के अंदर, तो हमारे साथ दुमात होने लग जाती थी और उनके हलकों के साथ ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता था। चलो वो भी सुन लिया। और हमारे जिन लोगों को MLAs को हमने जिताने के अंदर अपना योगदान दिया था, वो सब के सब उन्होंने इस तरह से मार्शल कर लिए कि वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देते रहते थे। और उन्होंने ये जचा दी उस टाइम के ऊपर, सोनिया जी गांधी के कानों के अंदर बात ये डाल दी अपनी गुर्गों के मार्फत कि इंद्रजीत सिंह तो क्या, ये तो MLA, इसको जिताते हैं, नहीं तो ये खुद तो अपनी आप जीत ही नहीं सकता। और ये तो शूटिंग करता है। मैं शूटिंग का इंडियन टीम का सदस्य था, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं तो गोल्फ खेलता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ विदेशों के अंदर। तो इसकी तो मतलब यहाँ रुझान ही नहीं है। तो उनके फिट बैठ गई कि इंद्रजीत सिंह तो मतलब कुछ नहीं है। तो मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। तो मैंने कहा कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कोई सुन नहीं लग रहा था। तो जब नहीं सुनी गई तो कुछ तो करना था ना हमने। तो इंसाफ के पक्ष में तो मैं हमेशा रहता हूँ। तो मैंने फिर अपना इंसाफ मंच का गठन कर दिया और उसके बाद अच्छे दिल से होने लगे। आप तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब आपके साथ पढ़े हैं, सहपाठी आप रहे हैं, वकालत साथ में की, तो 1-to-1 आप लोगों की भी तो भाई सुलह करने की कोई होगी? भाई हुड्डा साहब ऐसे नहीं होता बात करते? नहीं, वो टांग अड़ाने वाले बहुत थे ना। देखो हर एक हुड्डा से अगर सुलह भी होती, 1-to-1 बैठ करके 2 बार मैंने ट्राई किया। और 2 बार, मैं नाम अभी उसका लेना नहीं चाहता, वो बाद के अंदर आया था कांग्रेस के, मतलब हरियाणा के अंदर। वो पहले राजनीति कहीं और से करते थे, वो हरियाणा के अंदर आकर के हुड्डा के खासम खास बन गए। और जब भी मैं जाता था हुड्डा से बात करने के लिए, तो 2 मिनट 3 मिनट हमारी बात होती और वो आगे टपक जाते थे। और उनका मुझे अभी भी याद है कि आते ही सबसे पहला उनका सेंटेंस होता था, हमारे को अपने दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब इसके अंदर अब रह क्या गया, फिर बताओ। लेकिन आपने कई आरोप भी लगाए कि विकास नहीं किया, हमारे इलाके के साथ दुबात की। उधर हुड्डा साहब से जब ये सवाल पूछा जाए, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इंद्रजीत जी छोड़ के तो जा रहे हैं लेकिन पछताएंगे वो भाजपा में जाके। और उन्होंने कहा कि मैंने तो यूनिवर्सिटी बनवाई, मैंने कोई दुबात नहीं की, और भी उन्होंने कई चीज़ें गिनवाई। तो आपको क्या लगता है कि वो जो आप बात कहते हैं कि भाई पछताएंगे भाजपा में जाके, पछता रहे हैं आप? नहीं, मैं क्यों पछता रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरा योगदान है कि सबसे प्रबल प्रधानमंत्री पिछले कई दशकों के अंदर कोई बना है, तो मैं भी एक उनमें बनाने वालों में से हूँ कि मैं बीजेपी की टिकट के ऊपर मैं जीता और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं क्यों पछता रहा हूँ। आप भाजपा में आ जाते हैं। भाजपा में सर एंट्री कैसे हुई, किससे बात हुई? क्योंकि उस समय तो हम देखते थे कि राजनाथ सिंह और ये बाकी सुषमा स्वराज इस तरह के लीडर भी मतलब अगली पंक्ति में खड़े रहते थे, वो चीज़ों को डील करते थे। आपकी बात किससे हुई? मैं 23 सितंबर वाला दिन मनाता हूँ, राव तुलाराम की जयंती का दिन है, तो मैं वो 23 सितंबर मनाता हूँ। तो मैंने जून जुलाई के अंदर मैंने ये सोची कि भाई कांग्रेसियों से तो बिगड़ गया हाल, तो किसी और से तो बुलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था। कांग्रेस में किसी को बुलाते थे तो उसके कान में फूंक मार दी जाती थी कि तूने नहीं जाना है। तो मैंने कहा किसी को तो बुलाओ। तो फिर मैंने नरेंद्र भाई की सोची कि मैं नरेंद्र भाई को इनवाइट कर लेता हूँ 23 सितंबर के लिए। तो उससे पहले क्या हुई थी प्रक्रिया कि
नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी कह रखा था, इनके संगठन मंत्री हुआ करते थे जो ना, बजरंग गुप्ता जी, वो क्या है, जो संगठन मंत्री थे पहले भाजपा के, कि भाई तुम हरियाणा के अंदर जलसा करवा सकते हो क्या? तो इनके ये पैर नहीं ले रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि जब मैं इनवाइट करने गया, उससे पहले इन्होंने मीटिंग सोनीपत के अंदर करी, और भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे भी थे थोड़े बहुत लोग उस टाइम के अंदर जो अपने आप को नेता समझते थे, उनसे कहा तुम्हारी हैसियत है, मोदी जी का जलसा करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? तो उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने हाँ भर ली कि जी हाँ हम मोदी जी का जलसा करवाएंगे। उन्होंने क्या, उनके एक्स सर्विसमैन विंग ने कर लिया। एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा रेवाड़ी हल्के ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन पर कैपिटा पाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा हम एक्स सर्विसमैन रैली कर देंगे। अब जब मैंने नरेंद्र भाई से टाइम मांगा तो उन्होंने उस टाइम दे दिया जब इन दोनों के बीच के अंदर, जब ये गए थे सोनीपत, जो हमारे संगठन मंत्री थे वो, और मोदी जी से उनकी वापस बात हुई नहीं थी, तो मेरे को टाइम उन्होंने दे दिया। इस बीच आपको मेरे को टाइम दे दिया उन्होंने। तो वो गुजरात से आते थे, तो मैं गुजरात तो नहीं गया, मैं सोचा जब दिल्ली आएंगे जब मैं मिल लूँगा। तो जी उन्होंने जब मेरे को टाइम दिया तो मैं पहली बार नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने कहा जी सुबह टाइम आप मेरे को शाम को 4-5 बजे दे रहे हो, और मैं इतनी दूर बैठा हूँ कि सारी रात चलूँगा तो भी सुबह 9 बजे नहीं पहुँच सकता। तो उस टाइम के ऊपर इनको, मेरे को लगता है ये समझा दिया गया कि इंद्रजीत सिंह तो नवाब का बच्चा है, वो बीजेपी वाले भी कहते, वही हुड्डा साहब, वही हुड्डा सावड़ी कहानी। ये तो अगर आना होता तो आ नहीं जाता, आपने दिया है टाइम तो आ नहीं जाता। तो जी वो बात रह गई बीच के अंदर। उन्होंने फिर फैसला कर दिया कि रेवाड़ी के अंदर एक्स सर्विसमैन के मुताबिक हम जलसा तय कर देंगे। और मैंने फिर भी कहा कि देखो पिछली बार आपने बुलाया था, मैं नहीं आया, लेकिन अगली बार मीटिंग आप करो तो आ जाओ। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि जलसा का तय हो गया रेवाड़ी का। तो जो अगली बार जब वो रेवाड़ी आए तो मैं कहा 2-3 दिन का नोटिस तो दे दो ना मेरे को, मैं आऊँ तो उन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया था मेरे को कि मोदी जी इस टाइम पे आ रहे हैं उनके पीए ने, और बोला कि भाई आप उस टाइम आ सकते हो। बिल्कुल आ जाएंगे। तो जी मैंने उनको जा करके बोला कि जी 23 सितंबर को मैं जलसा करने लग रहा हूँ। तो बोला मैंने तो 15 सितंबर का ऑलरेडी रेवाड़ी का दौरा तय कर दिया है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने तो करना पड़ेगा 23 सितंबर का, क्योंकि मैं तो ऐलान आज से 3-4 महीने पहले कर चुका हूँ। तो ये नहीं होगा कि आप उसमें कर दें और फिर मैं ना करूँ, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद जा करके लोगों को आमंत्रित नहीं करूँगा। तो नरेंद्र भाई का 15 को जलसा हुआ, अच्छा खासा जलसा हुआ, और मेरा उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मेरा 23 सितंबर को जलसा हुआ। तो उसके अंदर भी अच्छे खासे लोग आ गए। तो उसकी कहानी तो पहुंची होगी नरेंद्र मोदी जी के। हाँ। तो उसके बाद फिर एक दिन और मैं उनसे वैसे ही मिलने चला गया था कि जी मैंने जो कहा था वो मैंने निभाया है। मैंने अपने आप जा कर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया, मैंने आपके प्रति कुछ कहा नहीं। आपके जलसे के अंदर मैंने योगदान करवाया है, जो 15 सितंबर का था उसमें लोगों को मैंने भेजा है। तो उन्होंने कहा फिर तू कर क्या रहा है इंसाफ मंच के अंदर? मैं कहा जी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब कहीं तो कुछ करना पड़ेगा ना, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा तू बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? तो मैं कहा जी अगर आप कहोगे तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कल ही कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत करो, तुम इंतज़ार करो। उस टाइम तक उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया गया था। तो मैंने कहा ठीक है जी कब कहूँ करूँ तो उनको फरवरी तक इंतज़ार कर। उस टाइम तक उनको उम्मीद थी कि शायद जो चल रहा है बीजेपी के अंदर उनका नाम तय हो जाएगा एज द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। तो फिर फरवरी 11 को मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, लोग मनाते हैं, तो मैं फरवरी 11 को राजनाथ सिंह प्रधान हुआ करते थे और मैं जाके ज्वाइन कर लिया बीजेपी के। उन्होंने टिकट दे दी, एमपी बन गया। अच्छा, भाजपा में आप आ गए, लेकिन इलाके में एक लहर चली, इलाके ने आपका साथ दिया, भाजपा की सरकार बनी, सारी सीटें जो दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाल की भाजपा के खाते में चली गई। लेकिन लोगों में मलाल रह गया कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अभी भी हमारे इलाके में या हमारे नेता के पास नहीं आई। तो ये चीफ मिनिस्टर वाली लड़ाई या चीफ मिनिस्टर की जो मंशा है वो यहाँ भी पूरी नहीं हो पा रही, और लोग इसको लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं। देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे एरिया ने चीफ मिनिस्टर बनाए भी हैं बिगाड़े भी हैं। अगर हमारा एरिया साथ नहीं देता तो सन 14 के अंदर भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। और उन्होंने मनोहर लाल जी को बना दिया क्योंकि पार्टी का अधिकार है किसको चयन करे, एक बार तो उन्होंने मनोहर लाल जी को बना दिया। हमारे लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इसके बारे में तो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। आकर के ऐलान कर दिया कि मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो मेरी बात हुई थी जब मैं ज्वाइन किया था राजनाथ सिंह जी से, वो राजनाथ सिंह फिर पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, वो बन गए थे होम मिनिस्टर उस टाइम के ऊपर। तो जो मेरे से बातचीत हुई थी वो बिहाइंड द लाइंस तय कर करके ही कोई ज्वाइन करता है ना, तो ऐसे तो कोई नहीं करता। तो मैं सारी चीज़ तो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम के अंदर मुझे आशा थी कि शायद मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। लोगों को भी आशा थी कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। और जब सरकार बन गई तो ये लोगों को महसूस हुआ कि भाई ये हमारे आदमी को क्यों नहीं बनाया गया। तो अब वो पार्टी का फैसला था, हमको निभाना पड़ा उसके अनुसार। उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर बन जाते हैं और कई चीज़ें शुरू होती हैं। हम देखते हैं कि बीच में आप कई चीज़ें उनको कह देते हैं या उनकी तरफ से हालांकि कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं आई, या फिर पार्टी में जो आपका कद है उसको देखते हुए मतलब कोई नेता इस तरह की हिम्मत नहीं करता। दूसरा टर्म आ जाता है पार्टी का और दूसरे टर्म में 75 पार का नारा दिया जाता है। वो नारा आप सफल नहीं हो पाते, उसमें सीटें आपकी कम रह जाती हैं और इस इलाके से भी 1-2 सीटें आप जैसे रेवाड़ी की है और महेंद्रगढ़ की सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में चली जाती है और मेवात की भी 3 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। तो ये क्या देखते हैं कि सेकंड टर्म में भी आपको उम्मीद थी, क्योंकि सेकंड टर्म में भी पार्टी ने तो मनोहर लाल खट्टर को ही चेहरा बनाया और बाद में उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया। बाकी लोग भी थे, आपके जो पड़ोसी रामविलास शर्मा जी हैं, इस तरह के लोग भी दावेदार थे। देखो, मनोहर लाल जी जिस दिन से बने हैं ना, उस दिन से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। अच्छा। और ये पार्टी की सोच है या किसकी सोच है मुझे तो पता नहीं, लेकिन इस तरह की बातें अफवाहें आती रहीं, चाहे रामविलास हो, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे अनिल विज हो, या धनखड़ साहब हो, या राव इंद्रजीत सिंह हो। मतलब ये इस तरह की अफवाहें चल रही थी, ये हटेंगे तो शायद ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तौर के ऊपर लोगों को मतलब उन्होंने बागी होने नहीं दिया और उम्मीद के ऊपर ही मतलब चलाते रहे। हाँ, तो वो स्ट्रैटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की। मनोहर लाल जी अपने तौर के ऊपर शुरू के अंदर तो इतने राजनेता नहीं थे, अब तो समझने लग गए सारी चीज़ें। आप मानते हैं कि अब उन्होंने गुर सीख लिए सारे एक्टिव पॉलिटिक्स? हाँ, वो सारे सीख लिए हैं। मैं दो सीटों का जिक्र कर रहा था राव साहब, एक तो ये अपने महेंद्रगढ़ की सीट और एक रेवाड़ी लोकसभा पे बड़ा विधानसभा पे बड़ा उस समय चर्चा हुई। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर रैली जो है वो भी हुई। उससे पहले पार्टी ने मीटिंग की, संगठन ने, जेपी नड्डा जी भी वहाँ गए। टिकट को लेके वहाँ असल में लड़ाई क्या थी और क्यों आप लोग ये सीट हार गए? रेवाड़ी एक ऐसी सीट थी जहाँ से मैंने आरती के लिए टिकट मांगी थी 2 बार, 14 में भी मांगी थी और 19 में भी मांगी थी, और दोनों बार टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उसको देना नामंजूर कर दिया। मेरे से पूछा गया भाई किसको तुम फिर टिकट दिलाना चाहते हो, तो मैंने नाम ले दिया रणधीर सिंह का। रणधीर सिंह कापड़ीवास पहली बार। अच्छा। पहली बार मैंने 14 के अंदर रणधीर सिंह का नाम ले दिया। मेरे से बड़े नेताओं ने पूछा, टेलीफोन पे ही पूछा, उस टाइम के ऊपर फैसला वहीं ऊपर जाके हुआ था रेवाड़ी का। तो मैंने कहा जी रणधीर 4-5 बार हार लिया है, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, तो इसको टिकट दे दो। और ये पुष्टि हो सकती है, अगर कोई डिनाई करता है ना तो अमित शाह के पास ले जाऊँगा। अच्छा, रणधीर सिंह को आपने टिकट दिलाई? हाँ, मैं टिकट दिलवाई है उसको। और उसके बाद फिर उसकी मदद करी हमने। मेरी बेटी उस टाइम इंडिपेंडेंट भी लड़ जाती तो मैं समझता हूँ जीत जाती, लेकिन उसने मदद करी रणधीर सिंह की। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा गया 19 के अंदर, तो दोबारा से टिकट नहीं मांगी और नहीं दी गई। तो और कई नेता थे जो इतने मनोहर लाल जी के करीब हो गए थे, तो उनको शय मिल रही थी। रणधीर सिंह की भी ट्राई हो रही थी, पर रणधीर सिंह को जब मैंने टिकट दिलवाने के बाद उनका रवैया देखा तो मैंने कहा जी इनको तो टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गए। हाँ, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ गए। और मैं तो समझता हूँ कि किसी न किसी बैकिंग थी। अब किसकी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की बैकिंग ज़रूर थी कि वो इस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ जाएँ। दूसरे लोगों ने फिर वो एक टाइम डॉक्टर अनिल जैन हुआ करते थे,
तो मैंने कहा जी ये कुछ आपके बीजेपी के नेतागण हैं जो बागी हो रहे हैं, तो कहीं जाके मना लेना तू जा करके, अच्छा। तू बड़ा लीडर है। मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो मैंने कोशिश करी। मैं किसी के घर आमतौर पे अपने इलेक्शन में तो कभी गया ही नहीं ना किसी को मांगने के लिए, पर क्योंकि मैंने टिकट दिलवाई थी सुनील यादव को, सुनील मूसेपुर को, तो मैंने कहा यार अब ये जिताना भी मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मेरे कहने से टिकट दिया है कमांड ने। तो मैं उसको कहने गया भाई साथ दो। वो मतलब आग बबूला हो रहे थे। तो मीटिंग की हाँ, मीटिंग के अंदर भी वो मैंने फिर वो पेश भी करी जो इस तरह की हरकत हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर भी पेश करी। उनको तो कुछ दिनों तक 6 महीने तक सस्पेंड भी किया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जैसी दूसरी बार सरकार बन गई, रीइंस्टेट भी हो गए, चेयरमैन भी बन गए और 2 बार बन गए, हार्को बैंक के चेयरमैन भी बन गए। हाँ, तो वो मतलब जो ये हुई थी उससे मैं ये समझता हूँ, और कोई सोचने वाला लोग यही समझेगा कि जिसको ऊपर के नेतृत्व में सस्पेंड कर दिया था वो 6 महीने के भीतर कैसे वापस ले लिया गया। जब 6 साल के लिए होना चाहिए था तो 6 महीने में कैसे वापस ले लिया, और 6 महीने के बाद किस तरह से उसको चेयरमैन बना दिया। तो इसके अंदर किसी की शय नहीं थी। सोचना तो सबको पड़ेगा ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी की शायद हो सकती है। अच्छा, सोच रहे हैं आप। ठीक, महेंद्रगढ़ की सीट की बात कर लेते हैं। राव दान सिंह जो है, बीते दिनों उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि वो कैसे जीते। आप क्या मानते हैं पंडित रामविलास शर्मा किस तरीके से वो चुनाव हार गए? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई इस इलाके से सीटें पार्टी को देना, निकाल के जिता के भेजना यहाँ से। देखो जी, रामविलास भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेता हैं। वही बीजेपी के अंदर थे। एक बार जब बीजेपी के तरफ से राव साहब के खिलाफ भी रामविलास शर्मा ही लड़े थे। 71 में लड़े थे मेरे ख्याल से, या पता नहीं कब लड़े थे, और एक बार लड़े थे वो भी बीजेपी का, और कोई बड़े बुरी तरह से हारे थे, वो तो दूसरी बात है। लेकिन बीजेपी का उस टाइम भी कोई नहीं था, या तो मंगल सेन थे या रामविलास शर्मा थे। मंगल सेन मर गए। रामविलास शर्मा बीजेपी के बड़े लोगों को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हलके के अंदर वो अपनी कमान नहीं बना पाए, जो कि एक नेता के तौर के ऊपर होनी चाहिए थी। कई कामियाँ हो सकती, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन मैंने प्रयास किया उस टाइम के ऊपर रामविलास शर्मा को जिताने के लिए। मैं उनके हलके के अंदर गया भी, उनके लिए वोट भी मैंने मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए। चलिए कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं राव साहब। जिस तरीके से इस इलाके से जिससे आप आते हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं SYL पे आऊँगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भी जिक्र बहुत चल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो टिप्पणी की है, पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। तो SYL का जो मुद्दा है वो यहाँ के लिए तो बेहद ज़रूरी है। हम खुद इस इलाके में पले बड़े हैं, हमने देखा है कि यहाँ स्थिति क्या है, और दिन प्रतिदिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वो डेप्थ जो है वो गहरी होती जा रही है। लेकिन सरकारें बहुत आई, आपने भी प्रयास किया। किसान आंदोलन के समय एक SYL अधिकार रैली की गई, उसमें भी आप गए। आपने कहा कि भाई आप लोगों ने तीनों कानूनों का समर्थन करना है, और आपने वहाँ मौजूद नेताओं को भी कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो है आप ये जलसा कर रहे हो, लेकिन ये जलसा आप उस क्षेत्र में करके दिखाओ, वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ें करो जहाँ पर पानी अवेलेबल है, हम तो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई किसी की भी सरकार आए, तमाम नेताओं ने कहा कि लेकिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ कब चावल उगेगा, यहाँ कब गन्ना उगेगा, और वो SYL का पानी कब आएगा। ये थोड़े नैरेटिव में जो आपने मेरे से किया है, ये थोड़ी सी डम्बना है। अच्छा, जो मैंने रैली करी थी वो करी थी नांगल चौधरी के अंदर। हाँ, नांगल चौधरी में। और उसका नाम था जल प्रबंधन रैली। जल प्रबंधन। और ये जब करी थी मैंने, जब 2006 के बाद अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और 6 के अंदर उन्होंने एक तरफाई कानून जो 3 स्टेट के बीच में था, उसको असेंबली के अंदर पारित करके रद्द कर दिया। अच्छा, उस पर चीफ मिनिस्टर माथुर साहब राजस्थान, दरबारा सिंह पंजाब और भजन लाल हरियाणा, इन तीनों के दस्तखत हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी के बतौर प्राइम मिनिस्टर भी दस्तखत थे। और उस टाइम मेरे बाबूजी उस टाइम इरिगेशन मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, यूनियन मिनिस्टर। तो ये तीनों चारों इनको लोगों को सलाह मशवरा करके उन्होंने एक अग्रीमेंट करवा दी, जिसके अंदर पंजाब का इतना, हमारा इतना पानी आएगा, ये अग्रीमेंट हो गई। तो राव वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा हाल है। वो फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ पता है उस टाइम की, अगर कोई खोजोगे तो पता चल जाएगा। ये वहाँ पे सारे तीनों चारों चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, इंदिरा जी बैठी हैं। तो वो दस्तखत हो हा करके उसके ऊपर पंजाब ने फिर अमल नहीं किया, तो दरबारा सिंह चेंज हो गए। 6 के अंदर
पंजाब ने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते थे वो हरियाणा के पक्ष में आते रहे। जब से वो पूरा मामला वहाँ गया है। हाँ, जब से मतलब ये 3 चीफ मिनिस्टर्स की एग्रीमेंट हो गई, उसके बाद जब उन्होंने ना काम किया उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट चला गया हरियाणा, फैसले हमारे पक्ष में आते रहे। सुप्रीम कोर्ट फैसला ये कर दिया पंजाब को कि भाई तुम पंजाब के अंदर ये SYL बनाओगे, और ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से तुम इसको खुदवाई करो, क्योंकि 2-4 मजदूर बिहार के वहाँ पे आतंकवादियों ने मार दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जब ये आदेश हुए तो वो पंजाब बोले कि हमको तो शायद करना पड़ेगा, तो उन्होंने अग्रीमेंट ही रद्द करो। तो अग्रीमेंट रद्द कर दी। अग्रीमेंट रद्द करी तो किसी अर्जी नवीस से भी पूछ लोगे ना तहसील कोर्ट के अंदर, अगर 3 आदमियों की 4 आदमियों की अग्रीमेंट होती है तो एक आदमी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको प्रेसिडेंट को बताओ क्या करना चाहिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा यार उसके अंदर। हाँ, अब प्रेसिडेंट के फिर वो कान में फूंक मार दी कि भाई इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट भेजो, अटका दो। 12 साल मतलब फैसला पता नहीं कब, ध्यान नहीं मेरे कब आया, पर कम से कम 8-10 साल तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पे लटका रहा। और फिर मैंने हिंदुस्तान के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक ब्यौरा निकाला था आज से 5-7 साल पहले, या जिस टाइम में रैली कर रहा था, तो कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट 2-4 महीने से फालतू नहीं रखता। एक ही था जिसके अंदर उसके अंदर 2 साल लग गए थे, लेकिन कहाँ 2-4 महीने और कहाँ 10 साल। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठंडे बस्ते के अंदर रहा। तो उस टाइम के ऊपर फिर मैंने जल प्रबंधन रैली करी थी नांगल चौधरी के अंदर। अच्छा वो सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ तो बिल्कुल अगर बारिश नहीं बरसती तो गेहूँ नहीं होता, कुएं में पानी नहीं है। तो जल प्रबंधन रैली में मैंने ये कहा था कि जितने भी तुम यहाँ पे हो आए हुए, अपने भाई भतीजेवाद सबको कहो कि 5 पैसे का वो पोस्ट कार्ड आया करता, 10 पैसे का बन गया बाद में के अंदर, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आया करता था। मैं कहा तुम्हारे जाकर के जिम्मेदारी ये है, सुप्रीम कोर्ट को यूँ कहो कि तुमने इतने दिन से क्यों लटका रखा है इसको। तो उसके बिना के ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई 1 लाख 2 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पोस्ट कार्ड भेजा था। तो वो जल प्रबंधन रैली तो मैंने वहाँ करी थी। अब ये किसान आंदोलन का आपके साथ जोड़ दिया ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो किसान आंदोलन का क्या था कि भाई किसान आंदोलन वो कर रहे थे जो लोग जहाँ से धनखड़ साहब आते हैं, जहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, या बीजेपी के और बड़े नेता आते हैं, तो जहाँ पर वो था वहाँ तो वो यूँ कह रहे किसानों को कि भाई तुम मत करो, और हमारे यहाँ आकर के यूँ कहते हैं कि जी तुम इसके अंदर शरीक मत हो। क्योंकि तुम्हारी वजह से तो यहाँ पे ये लोग शरीक नहीं हो रहे हैं ना, ये तो हमारी वजह से हो रहे हैं, नहीं शरीक नहीं हो रहे। और अगर वास्तव के अंदर इनको किसान अगर तुम करना चाहते हो तो अपने एरिया में करके दिखाओ। तो इनको अच्छी नहीं लगी कि भाई अपने एरिया में कर नहीं सकते, तो उनको तो घुसने नहीं देते थे गाँव के अंदर उस टाइम के ऊपर। तो हमारे यहाँ आकर के हमारी छाती पे खड़े होकर के यूँ कहो कि हम तुम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, तब आपने ये बात कही वहाँ पे, लेकिन फिजिबिलिटी समझ नहीं आती सर इस फैसले की, क्योंकि एक बस अब लगता है कि एक होप रह गई है कि भाई ठीक है एक मुद्दा है जो लटका हुआ है, जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा मान लो या SYL का मुद्दा मान लो। आपको लगता है, मतलब मैं जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको फिजिबिलिटी नज़र आती है कि भाई कभी पानी आएगा हमारे पास? नहीं, मुश्किल लगता है। बल्कि जब ये हो रहा था, हमने हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, फैसले तुम्हारे पक्ष में हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, वो भी 3-4 साल तक लटक रही है, मतलब 16-17 से पता नहीं कब से लटक रही है। तो ये शेखावत साहब हमारे पानी के मंत्री हैं, हाँ, मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था गडकरी जी के घर के ऊपर, तो मैंने कहा यार ये तो तुम अब तो कुछ कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम कह दिया, उसके कंधे पे बंदूक चला लो। तुम कहते नहीं, वो तो ठंडे बस्ते में चली गई है बात। तो ये मतलब जो रवैया है जो सरकारों का, वो हमारे लिए SYL के मुद्दे पे तो कम से कम घातक रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। और इसके अंदर कोई फैसला करना कोई आसान भी नहीं है, क्योंकि पंजाब का डर ये दिखा देते हैं, हुआ दिखा देते हैं कि भाई खालिस्तान बन जाएगा, आतंकवाद हो गया था, 84 इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुई थी। तो कोई भी मतलब मुद्दा उठाने के लिए
तैयार नहीं है, ना डालने की तैयारी। अब सुप्रीम कोर्ट करा दे तो करा दे। तो ऑल्टरनेटिव जैसे कई बार मैंने देखा कि मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रहा था कि आपने राजस्थान से भी अपने पुराने बयानों में मैंने देखा कि आपने पानी मांगा है, खासकर कृष्णावती और जो दोहान नदी है और इधर साबी नदी है, तीनों नदी का पानी हमारे यहाँ आया करता था, फ्लड वाटर्स आया करते थे मोस्टली। अब राजस्थान ने संपन्न मतलब पूरे पुख्ता इंतज़ाम कर लिए, वो पानी हमारे यहाँ नहीं आने देते। तो हमारा जो पानी जो हम नीचे वाले स्टेट है ना, तो हमारा पानी थोड़ी रोक देंगे। अब फर्ज करो कि चाइना हमारा रोक देता है तो इंटरनेशनली गलत तकरी हो जाएगा ना। तो जो फ्लो आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, हमारे पास आने दो ना। तो इसलिए मैंने मांगा था कि इन तीनों नदी का हमारा जो तुम इस्तेमाल करने लग रहे हो, अपने पानी को ज़मीन में जज्ब करवा करके अपना स्तर पानी का बढ़ाने लग रहे हो, तो हमारे को पानी का हिस्सा दो। आज भी वो बात मेरी वाजिब है, गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन कौन देगा? सवाल तो ये है ना। तो राजनीतिक हो गई है इसके अंदर, राजनीति इतनी हो गई है। पंजाब वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, राजस्थान वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, सब अपने घर घेर के बैठे हुए हैं पानी को। चलिए एसवाइएल के मुद्दे से एम्स के मुद्दे पर आते हैं। राव साहब, ये घोषणा हुए लंबा समय बीता, काफ़ी मशक्क़त की, लोगों ने आंदोलन किया, एक धरना समिति चली, फिर आपने भी प्रयास किए और हाल ही में कुछ दिन पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और आपने ये जानकारी दी कि उनको आपने इन्वाइट किया है एम्स के शिलान्यास के लिए। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का जो शहीदी दिवस अपना था 23 सितंबर वो आएंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। और क्यों अभी तक ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है? देखो, ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने सोचा था, बावल की रैली हुई थी 14-15 के अंदर, मुख्यमंत्री उस टाइम के ऊपर हमारे स्टेज के ऊपर थे, उस टाइम तो मेरी ठीक ठाक थी उनसे, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि जी इसको हरियाणा के अंदर सिफारिश कर दो, क्योंकि केंद्र सरकार की मुझे नीतियाँ पता हैं कि हर स्टेट के अंदर वो एक एम्स खोलने की सोचते हैं। तो हरियाणा के पास एम्स तो है नहीं, तो सिर्फ वो बादशाह था कैंसर इंस्टीट्यूट, हाँ, वो बाद में बाधा भी बना कि एम्स का तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा हरियाणा का भी तुम ट्राई कर लो। तो मैं उसको कही तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट करने के बाद फिर वो जो ज़मीन तजवीज़ करी गई थी मनेठी गांव वालों ने 200 एकड़ 250 एकड़ कहा था कि जी हमारे कर दो। अब उस टाइम उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि ये डीम्ड फॉरेस्ट है। तो हमने जब उसको यहाँ से दिल्ली से भेजी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट ने, तो उनके सामने फॉरेस्ट वाले अड़ गए कि यहाँ कैसे बनाओगी, तो डीम्ड फॉरेस्ट है, यहाँ तो नहीं बनने देंगे। तो लफड़ा हो गया। तो फिर वहाँ एम्स का बनना तो नामंजूर हो गया। तो फिर हमने हाथ पैर जोड़े कि भाई तुम और गांव वाले किसी और को दे दो। 2-3 जगह तलाश करी, कुछ बावड़ में देखी थी, कुछ यहाँ पे देखी थी, पर उसके बगल के अंदर ये गाँव है माजरा, तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे निकले। उन्होंने कहा कि जी अब ये हमारे पड़ोसियों ने कुछ कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़मीन देने को मतलब नेगोशिएशन तौर के ऊपर 40-42 लाख रुपए के ऊपर सरकार को देना मंजूर कर दिया। धीरे धीरे आई, टाइम लगता है ना, हर एक आदमी अपनी सोचता है कि जितना फालतू मिल जाए ये मिल जाए। तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट करवाई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठ करके ये बातचीत हुई। तो एक जो देता है एकड़ के हिसाब से उसको एक SCO मिलेगा, जिसके अंदर एक तो उसको नीचे दुकान मिल जाएगी और उस पर रहने का घर भी ऊपर, जैसे फ्लैट जैसे चंडीगढ़ में होते हैं इस तरह के, इस तरह कॉम्प्लेक्स इस तरह के उनको मिल जाएंगे। तो उनको मतलब आमदन जो खेती से नहीं हो रही थी उससे ज़्यादा उसको दुकान से हो जाएगी। तो वो ये सब चीज़ तजवीज़ हो गई और उसके अंदर टाइम लगा। अब बीच के अंदर मतलब सब लोग तो एक बार तो निराश ही हो गए थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर अब कमिटमेंट तो मेरी थी ना, तो मैंने तो जितना हो सकता था मैंने तो प्रयास किए। एक बार हमारे CM साहब का ये भी बयान आ गया था कि भाई पता नहीं मेरे से तो गलती हो गई कि इंद्रजीत सिंह से अनाउंस करवा दिया। तो मैंने कहा यार अब ये चीफ मिनिस्टर साहब ही अगर 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 हथियार डाल देंगे तो कैसे आगे सिरे चढ़ेगी। तो मैंने फिर भी नड्डा साहब हुआ करते थे, रोज़ नड्डा साहब के मतलब यहाँ पे। और फाइनली जो अरुण जेटली है ना, मेरे को उनको अभी बेचारे रहे नहीं हमारे बीच के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर अरुण जेटली जी और अपने प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच के अंदर मेरा मतलब बातचीत होती रही। और उन्होंने कहा कि भाई अरुण जेटली, और नड्डा साहब ने कहा अरुण जेटली, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, पैसा तो उन्होंने नहीं देना था ना। तो अरुण जेटली फाइनली अपने बीमार होने से पहले मेरे को कह गए थे कि इसका मैं कुछ करता हूँ। तो उसके थोड़े ही दिन बाद वो अस्पताल चले गए, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ उनका। और पीयूष गोयल उस टाइम का बजट पास किए थे,
तो पीयूष गोयल ने वो ऐलान कर दिया, जो कि कराया सारा प्रधानमंत्री का और अरुण जेटली का था, और नड्डा साहब का भी सहयोग था उसके अंदर। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके ये एम्स का फैसला करवा दिया, और वो फिर रिपीट हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर जब प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे ऐलान हो गया। अब एक एम्स ऐसी है कोई साउथ के अंदर, मेरे ख्याल से तमिलनाडु के अंदर, उसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रख दिया, और 2 साल तक उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। तो वो एक मतलब ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया। तो अब उन्होंने अब ये हुई, तो सारी चीज़ें प्रक्रिया होने के बाद पीएम ने हाँ भी भर ली, और फिर बोले कि जी समस्या क्या हो गई कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर तय नहीं हुआ है अभी तक। 10 सितंबर को कॉन्ट्रैक्टर तय हो गया, टेंडर फ्लोट हो गया। अक्टूबर के आखिर तक ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाएगा। कौन होगा कौन नहीं होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्ट्री वाले कहते हैं, और हमारे जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि जी हम अक्टूबर तक इसको पूरा कर देंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बुलवा लो। तो 23 सितंबर का जो दिन था वो मेरी तरफ से था, तजवीज़ हुआ था, क्योंकि वो उस टाइम के ऊपर हम चाहते थे कि नारनौल का जो शहीदी स्मारक है उसका भी शिलान्यास हो जाए। वो भी बकाया था ना। अम्बाला का तो बन गया, हमारा यहाँ का नहीं बना। 8-10 साल हमारी सरकार को हो गए तो वो बन गया, ये नहीं बन गया तो वो भी लोगों को नसीबपुर के अंदर, तो लोग उस बात पे भी खार खाते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ये, अम्बाला में क्यों बन गया और हमारे क्यों नहीं बना। तो मैंने 23 सितंबर तजवीज़ किया था, हो भी जाता अगर वो कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता हमारे। अब मैं ये सोचता हूँ कई बार कि मैं इलाके के लिए करता हूँ, कुछ लोग उसको उल्टा सोच लेते हैं कि 23 सितंबर को इंद्रजीत सिंह क्यों नाम लिया, 24 को हो जाता, 25 को हो जाता। तो हो सकता है कोई लोग 16 नवंबर को भी अड़चन डालें। अच्छा, 16 नवंबर को तो लड़ाई हुई थी, 23 सितंबर तो उनका राम का, हाँ, तो 16 नवंबर को लड़ाई हुई थी नसीबपुर के अंदर। तो मैं अगर 16 नवंबर का नाम लेता हूँ तो हो सकता है कोई यूँ कहे कि जी 17 का कर दो, 18 का कर दो, 20 का कर दो। मैं कहता हूँ किसी दिन कर दो, प्रधानमंत्री एक बार वहाँ पे आ जाएं, किसी भी तारीख पे कर दो, और हम उसी का मतलब इलाके का मतलब जो वो है रुझान, उसी के मार्फत से हम बीजेपी की तरफ और हमारे इस की तरफ निकाल देंगे। क्योंकि ये ना होना हमारे पार्टी के लिए बहुत भारी समस्या है। घात मेरे लिए तो खैर छोड़ो, ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितने ये सीटें 10-12 हमारी सीटें जो ऑल वन साइडेड होकर के बीजेपी की तरफ जाती हैं, इसमें बाधा पड़ जाएगी। एक सर, एम्स का मुद्दा हमने डिस्कस किया, अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पे मैं आना चाहूँगा। बड़े लंबे समय आंदोलन चला खिड़की डोला टोल टैक्स पे, आप भी वहाँ पर गए, आपने लोगों को आश्वासन दिया, और मैं कई बार देखता हूँ कि आप जो है अपनी एक पत्र भी लिखते हैं, वो चिट्ठी भी आपकी जारी होती है। और ऐसे ही जैसे एसवाइल की फिजिबिलिटी मैं आपसे पूछ रहा था, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप जो है साफ शब्दों में बताएं कि आपको अहिर रेजिमेंट बनने की फिजिबिलिटी नज़र आती है, या फिर ये भी एक तरीके से समाज को लुभाने का एक वादा है जिसको राजनीति में लटक गया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अहिर रेजिमेंट बनेगी। मैंने हमेशा यूँ कहा कि मेरा समर्थन है, संघर्ष करना पड़ेगा, बनेगी तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो ये धरने पे बैठे कितने ही नेता, चाहे मेरी पार्टी के हो या ऑपोजिशन के, वो भी नहीं गया। जब पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट सीट के अंदर धरना पे बैठे थे लोग अहिर रेजिमेंट के लिए, अकेला इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का MP और मिनिस्टर होने के नाते उनके धरने पे जाकर के मिल करके आया था। 2-3 बार मैं यहाँ पर जो बैठे थे माने सर के पास, यहाँ पर भी होके आया हूँ। जहाँ पर भी इन्होंने एजिटेशन किया उनको मैंने स्टेज पे बुलाया है कि आओ तुम्हारे लिए हम प्रयास करने लग रहे हैं। पर यह कभी नहीं कहा कि बन जाएगी, क्योंकि जो जवाब आए थे मेरी चिट्ठी के ऊपर, जो जवाब फौज से मिले थे जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, वो एक ही जवाब आता था कि भाई आज़ादी के बाद कोई भी जातिगत तौर के ऊपर रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। अब उसके बाद लोगों ने बाद में बताया कि भी नागा बन गई या कोई और बन गई, वो सिरे अभी नहीं चढ़ रही है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का बात आ गई है, क्या हो गया वो ये मानने को तैयार नहीं है। एक हमारे सज्जन भाई हैं, हमारे एक्स ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने मेरे को एक बैठ करके सुझाव दिया कि भाई इस तरह से तो तुम करे जाओगे, भींत में सर मारे जाओगे, कुछ नहीं होगा। तरीका क्या है कि भाई अगर अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर तुम्हारी कोई कहानी थी तो वो कहानी सिरे चढ़ सकती है आगे की तरफ, और अगर नहीं थी तो तुम ऐसे ही खाम के अंदर डोले जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या था कि जब हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, तो हैदराबाद की फ़ौज के अंदर 2 बटालियन अहीरों की थी, और फिर वो बाद के अंदर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया हैदराबाद।
तो उन्होंने कहा इसको तुम आगे सिरकाओ। तो इसके ऊपर मैं अभी सलाह मशवरा कर रहा हूँ कि एक बार मैं उस पर स्टैंड ले लेता हूँ और कोई कमीन तो ना हो जाए। तो हैदराबाद के बारे में मैंने अभी जानना शुरू कर दिया है कि अगर दो बटालियन हैदराबाद की फ़ौज के अंदर अहीरों के नाम की थी, तो उसी के नाम के ऊपर आज के तुम अहीर बटालियन बना लो और आने वाले समय के अंदर उसको धीरे धीरे होते होते शायद रेजिमेंट बन जाए। तो इस पोजीशन के ऊपर आज हम खड़े हैं। एक सवाल ये आता है कि आपने जो ऐलान किया कि भाई मेट्रो का कॉरिडोर अब आगे बढ़ेगा, उसकी जो है वो पास हो गया है कैबिनेट से। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आपने इतना समय निकाल दिया, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई। हुड्डा साहब भी कहते हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव भी कहते हैं। ये जो मेट्रो जो बनी है, जो तुम्हारे मेहरौली साइड से आकर के और गुड़गांव तक आती है, तो किसके उस टाइम एमपी कौन था? पैसे किसने? दिल्ली का पैसा लगा था कि हरियाणा का पैसा लगा था? मैं था ना एमपी। तो ये मेट्रो पहली जब हुई थी, जब मैं बनवाई थी, और जब ये रैपिड मेट्रो बनी, जो मैंने एतराज़ किया था, ये हुड्डा साहब जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, ये रैपिड मेट्रो किसको फ़ायदा कर रही है? डीएलएफ की सारी कॉलोनीज़ को। आज भी लॉस के अंदर चल रही है। और जो वो कंपनी होती थी उस टाइम के ऊपर, क्या नाम था जिसके पास ये टोल प्लाजा भी था, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस कंपनी का। उस कंपनी का और डीएलएफ का 50-50 शेयर था कि 50% डीएलएफ देगा, 50% वो कंपनी पैसा भरेगी। वो परसी कंगाल होगी। हाँ, बीच में बात चली कि बंद हो जाएगी। हाँ, वो कंपनी कंगाल हो गई। धीरे धीरे चलते हुए हुड्डा साहब के टाइम के ऊपर ही डीएलएफ का 50% से लेकर के 25% हिस्सा हो गया, और थोड़ा आगे और बढ़े तो 25% से 0% हो गया। तो हुड्डा साहब के टाइम में डीएलएफ की जो रैपिड मेट्रो बनी है, उसके अंदर ना तो कोई सवारी करता है, ना किसी डीएलएफ के अलावा किसी और को उसका फ़ायदा होता है, और जिस कंपनी ने उसको बनाया उस बेचारी का तो दिवालिया निकल गया। तो वो किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? क्रेडिट तो मैंने, मतलब जो रैपिड मेट्रो पहले बनवाई थी सो मैं बनवाई, जो गुड़गांव तक आई है, और जो गुड़गांव की सर्कल पूरा करवाया है आज के दिन मैं उसके अंदर हिस्सेदार हूँ। मैं एमपी यहाँ का हूँ, मैं केंद्र के अंदर मंत्री हूँ, मैंने करवाई है। वो कहते हैं कि इन 8 सालों में जो आपका टेन्योर बीता है, इसमें एक नया स्टेशन नहीं बनाया। नहीं तो 5,500 करोड़ की नई मेट्रो नहीं बना दी हमने। आज वो उसका फाउंडेशन स्टोन जब भी होगा, जनवरी तक कहते हैं हो जाएगा, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। हमने नींव तो रख दी ना, ये बनेगा। कैबिनेट से पास हो गया, दिल्ली की कैबिनेट से पास हो गया, हरियाणा की कैबिनेट से पास हो गया। अगर मेरे अकेले की कलम से होता तो मैं तो इसको आज से 10 साल पहले नहीं कर दिया होता। पर मुझे पता है ना कि कितनी मशक्क़त करने के बाद इनको सिरे चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, 2 नेताओं के नाम बीते दिनों अहिरवाल की पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्चा में रहे। सुधा यादव जी की मैं दोबारा से बात करूंगा, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी। सुधा यादव जी तो इसी क्षेत्र से आती हैं, और उनकी चर्चा इसलिए भी है कि संसदीय बोर्ड का हिस्सा बना लिया। भाजपा कहती है कि हमारी जो एपेक्स बॉडी है, जो डिसाइड करती है किसको टिकट मिलेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनको भी ले लिया, जमालपुर से आते हैं, हालांकि उनका कार्यक्षेत्र जो है वो राजस्थान है। इन दोनों नेताओं को आप राव साहब चुनौती मानते हैं अपनी इस एरिया में? नहीं, मैं आज के दिन तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों नेताओं का मेरे प्रति कोई ऐसा रुझान नहीं कि मेरे बरखिलाफ रहे हों ये, और ना ही मैं इनको चुनौती मानता। सुधा यादव को बड़ी पोस्ट दी है, मैं अच्छा लगता है कि भी एक हमारे बिरादरी की नेता को एक बड़ी पद दे दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसका आज की सरकार में चीफ मिनिस्टर बनाने में, एमपी की टिकट बांटने में कितना योगदान होता है इसका मुझे ज्ञान नहीं है, पर मेरे को नहीं लगता कि खास होता है। क्योंकि जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है, वो 2-4 गिने चुने नेता हैं वो फैसला करते हैं, बाकी सारे टोकन रिप्रेजेंटेशन रहती है। भूपेंद्र यादव जी का एक हमारे यहाँ बिरादरी के थे, तो उनको बन गया। मुझे खुशी हुई कि उनको बना दिया गया है, और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। जमालपुर उनका गांव है, मेरे साथ रहता भी रहा है। तो जब उनका वहाँ पे स्वागत आयोजन, हाँ नहीं, आशीर्वाद तो बाद में हुई। अच्छा। पहले स्वागत उनके गांव में होना था, जमालपुर के अंदर, और मैंने हाँ भी कर ली। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मेरा स्वागत गांव बड़े कर रहे हैं, तुम आओगे? मैं कहा बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे।
तो वहाँ पर फिर हम पहुँचने के लिए हाँ कर लिए। फिर उसके बाद फिर वो तब्दील हो गया उस यात्रा में, अच्छा, बाद के अंदर पूरे इलाके में। और फिर मेरे से कहा गया कि तुम इसके साथ साथ जाओगे इस यात्रा के अंदर। आप लेके जाओगे? मैं मतलब उनका मतलब सारथी होऊंगा। अच्छा, मैंने कहा यार मैं फिर मेरी कहानी कहाँ रह जाएगी, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ के नाते सभी नए मंत्रियों को अपने अपने प्रांत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करने के लिए भेजा जा रहा है, तो इनका तो हल्का शुरू होता है राजस्थान के सरहद से ना, और हरियाणा के अंत से। तो ये जमालपुर से क्यों कर रहे हैं, और जमालपुर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल, वहाँ से नारंगल चौधरी, मतलब सारा ये वाला एरिया जो अगर ये घूम रहे हैं, जहाँ पर मेरा प्रतिनिधित्व रहा है, जहाँ से लोगों का मेरा साथ पुश्तों से साथ रहा है, उस एरिया के अंदर मैं इनके मातहत होकर के वहाँ जाऊँगा तो मेरी कहानी कहाँ रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहा मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं तो हाथ जोड़ लिए, मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा क्या करा जाए, तो मैंने कहा जी मैंने तो इनको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आके खाएं, चाना चाय पीजिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। तो फिर वो मेरे यहाँ पे आके खाना, रेवाड़ी में, हाँ रेवाड़ी में खाना खा के चले गए। ये स्थिति है। अच्छा राव साहब, अभी देश में एक माहौल चल रहा है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, बिहार सरकार ने डेटा रिलीज कर दिया है, ओबीसी की बात हो रही है, राहुल गांधी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल रोहतक में ये कह दिया कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक ओबीसी का बनाएंगे, एक ब्राह्मण बनाएंगे, एक एससी बिरादरी का बनाएंगे। तो मतलब ये जो चीज़ें चल रही है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चीफ मिनिस्टर तो बन जाए, ये ज़रूरी नहीं ना, अभी तो इलेक्शन है। वो तो खुद को मान के चलते हैं। आई नो, बट पार्टी उन्होंने थोड़ी बनना, पार्टी ने बनाना है ना, पार्टी बनाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन हरियाणा का होगा और पार्टी ही ये तय करती है। जैसे मैं कांग्रेस में 40 साल रह चुका हूँ, मुझे ही पता है ना कि भाई कांग्रेस की हाईकमांड तय करती है। पहले वाली जो बात थी जब हुड्डा साहब की सारी बात पिल जाया करती थी, वो शायद इस आज की स्थिति नहीं है कि जो हुड्डा साहब चाहेंगे वही हो जाएगा। पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ तक बात हुई है कास्ट सेंसस की, तो ये ना तो 2011 का जो सेंसस था ना, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, तो उसके अंदर कास्ट भी जोड़ी गई थी। कास्ट का उन्होंने कास्ट प्रकाशित नहीं किया, डेटा रिलीज नहीं किया। 11, 12, 13, 14 4 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया। 14 के बाद हमारी सरकार है, हमने भी डेटा रिलीज नहीं किया, कोई सी पार्टी ने रिलीज नहीं किया। तो बीजेपी के अंदर आज के दिन जो बात आ रही है और लोग कहने लग रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन ये संभावनाएं पक्की हो गई हैं, मतलब बल पकड़ती जा रही हैं कि आगे ना पीछे कास्ट सेंसस प्रकाशित होगा भी और प्रकाशित भी होगा। और मैं सोचता हूँ सोशल रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के केंद्र में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी जो है वो इसको लेकर अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, या पार्टी इस पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन आप मानते हैं कि वेलफेयर स्कीम है, होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसको प्रकाशित करना चाहिए, और जो जिन बिरादरियों को मतलब अपेक्षित रखा गया है उनका धूप के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, राव तुलाराम जी के बारे में मैं शुरू में बात करना चाह रहा था, लेकिन वो चीज़ें स्किप हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैंने क्योंकि बहुत लेट मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर केसी यादव आज वो इस दुनिया में नहीं है, हिस्टोरियन, उन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी है, तो उनकी यात्रा उन्होंने बताई है। आप क्योंकि उस परिवार से आते हैं, आपके पास तमाम चीज़ें भी होंगी, कुछ दस्तावेज भी होंगे, अपने परिवार से सुनी हुई कहानियाँ भी होंगी, तो राव तुलाराम जी की जर्नी आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें तो। देखो, राव तुलाराम कोई 15-14 साल की उम्र के अंदर गद्दी संभाले थे, और इनके जो पूर्वज थे वो हुमायूं के टाइम के ऊपर 1555 शायद था जब पहली बार राव का एक ठिकाना बना था, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब राव तुलाराम तक आ गया। 1803 के अंदर राव तुलाराम के जो दादा थे उन्होंने मराठा
लड़ाई हुई थी 1803 के अंदर, जिसके अंदर मराठे हार गए थे। उस टाइम उनका साथ दिया, मराठों का साथ दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उस टाइम कुछ थोड़ी बहुत हमारी जितनी भी मेरे ख्याल से कोई 446 या ऐसे कुछ 496 गांव थे मेरे, अच्छा। गांव थे वो। फिर मतलब बांट बूंट दिए गए। ये पटौदी भी उसी में से बन गया था। फिर ये दुजाना नाम की एक जगह है, दुजाना रियासत बन गई। रियासत ये बन गई थी। तो ये उस टाइम का सिलसिला था, पर शुरुआत हुई थी हुमायूं के टाइम पे। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे याद, मुझे तो पता नहीं, इतना मैंने इतिहास में इतना देखा नहीं है, पर 1857 तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रियासत रही। 1857 के अंदर जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई तो इस रियासत को ख़त्म कर दिया, और जो एरिया इनके साथ थे उनको बांट बांट करके जगह जगह के ऊपर दूसरी रियासतों के साथ जोड़ दिया गया। तो उसके अंदर जैसे पटियाला हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया, नाबा हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया, जींद हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया। इवन दुजाना जो नाहड़ का जो कस्बा एरिया है वो दुजाना वाले नवाब को चला गया था। हाँ, दुजाना पड़ता है। तो ये पहले राव तुलाराम की सो कॉल्ड रियासत हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों के बाद तो फिर क्योंकि बागी रहे, वापस माफ़ी नहीं मांगी, वापस आए नहीं, तो उनकी रियासत को तहस नहस कर दिया था। और उनके जो बेटे थे, उनको जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको दलीप सिंह को उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो राव तुलाराम को यहाँ भेज दिया गया था, कलकत्ता। हाँ, और वहाँ से फिर जब आए तो बड़ी छोटी उम्र के अंदर आकर के राजगद्दी संभाली थी उन्होंने। तो ये तो राव तुलाराम की कहानी है। कहते हैं उनके ये भी हैं कि मतलब उनके हाथ बड़े लंबे हुआ करते थे। हाँ, हुआ करते थे। सुनते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो उनकी जर्नी है उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर उनकी बिलोंगिंग्स की एक लिस्ट प्रोफेसर के सी यादव ने अपनी किताब में छापी हैं। तो कुछ चीज़ें उनके बारे में, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप वहाँ गए भी। मैं जो बताया ना पहले आपसे कि मैं 75 के अंदर या 76 के अंदर पहली बार विदेश गया तो सीधा अफ़गानिस्तान गया मैं। उस टाइम के ऊपर आतंकवाद नहीं था, शांत एरिया था, ना रशियन आए थे ना कोई और आए थे, सब बढ़िया काम चल रहा था। तो वहाँ पर काबुल से कुछ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर परे एक कब्रिस्तान था, और वहाँ पर एक बूढ़ा मेरे को मिल गया। मैंने कहा जी यहाँ पे कुछ हिंदुओं की भी कुछ अस्थियाँ हैं, कुछ हैं। तो वो मैं जवान था उस टाइम के, 25-26 साल का था शायद। तो मैं उसके साथ बातचीत करी तो उसने कहा जी ये 2-4 चीज़ें हैं, और ये कहते हैं कि एक ये दूत था हिंदुस्तान का, उसकी ये छतरी हुआ करती हिंदुओं की, तो ना बाकियों की तो वो स्टोन होता है, तो वो छतरी हुआ करती। उस छतरी के ऊपर अभी भी मेरे को याद है उसके 3 पिलर तो थे, एक पिलर टूटा हुआ था। तो उसने घोषणा करी ये है। अब उर्दू में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्या चीज़ थी, उर्दू पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। तो मैंने सोची अगर यही है तो कभी मौका लगा तो इनकी और पृथ्वीराज चौहान की, उनकी भी वहीं पर ही है, तो उनको मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान की तो आ गई। मेरे वापस आने के बाद मुझे मौका नहीं लगा 2004 तक, जब मैं विदेश राज्य मंत्री बना। अब उस टाइम तक आतंकवाद छा गया था, तालिबान आ गया था, अटरम पटरम बहुत गड़बड़ हो गया था। तो कोई हमारा राजदूत, एक्सटर्नल अफेयर्स में मंत्री था, कोई हमारा राजदूत वहाँ पे जाने को नहीं तैयार था। तो एक लड़का मेरे स्टाफ के अंदर था मुसलमान, मैंने कहा तेरे को मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, तो थोड़ी बहुत तू फारसी वारसी जानता है तो तू वहाँ जा कर के, तो मुसलमान तो है ही, जाके देख क्या हो पोजीशन है। तो जब वो तालिबान आया तो उन्होंने वो बामियान बुद्धे भी ख़त्म कर दिए, मिटा दिए। हिंदुओं की सारी निशानी मैं समझता हूँ जहाँ पर भी थी तो भी मिटा दी। तो ये लड़के ने आकर के बोला जी कि मैं तो अपनी जान पे खेल के जाकर देख करके तो आया हूँ, वहाँ पे तो एक भी हिंदू की छतरी नहीं है, सब ख़त्म कर दी सारी की सारी। तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे वो, ये दिक्कत है।
अच्छा, ये जिक्र आया आपने, तो मैं नूह की मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि बीते दिनों आप वहाँ गए भी हैं। जो घटना हुई, राव साहब, शांति की अपील आपने की, आपका वीडियो में संदेश भी आया घटना के तुरंत बाद, लेकिन जो घटना हुई है, आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन ताकतें हैं जो इस इलाके में जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तय करना सबसे बड़ी बात है। सरकार ने बाद में चलो मुआवजा मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये चूक किससे हुई? देखो, मैं आपको उस बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। मेवात के अंदर ऐसा नहीं कि यात्रा नहीं होती आई है। एक ब्रिज मंडल की यात्रा होती है। जो मेवात का पुढ़ाना एरिया है वो मथुरा के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है, पलवल के साथ, हुडल के साथ होता है। तो एक ब्रिज मंडल यात्रा होती है, 1 महीना चलती है। और ये आज से कल से नहीं हो रही, ये मतलब दशकों से हो रही है। और वहाँ पर जो मुसलमानों के, वहाँ तो पुराना में तो ज़्यादातर मुसलमान ही है, सिर्फ पुराना शहर के अंदर थोड़े बहुत हिंदू हैं। तो सारे एरिया के अंदर वो चलती है 200 किलोमीटर के, उनमें औरतें भी चलती हैं, बच्चे भी चलते हैं। और उनको खाना पीना रास्ते के अंदर मिलता है, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया जाता है, कुछ मंदिर होते हैं तो वहाँ ठहरते हैं, और मुसलमान उनका इनकी इमदाद करता है। तो जब वो चल रही थी इतने सालों से, तो इसमें क्यों पंगा हो गया? सोचने की ये बात है। और ये भी 3-4 साल से चल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, तो एकदम से कुछ हो गया ना। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मतलब कुछ इसके अंदर गलती रही है कि लोगों को वहाँ पर जब जो गए और उसकी बात पुष्टि भी बाद के अंदर हो गई, उनको हथियार लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो यात्रा में हथियार थोड़ी लेके जाता है। और फिर वो बाद के अंदर कुछ लोगों ने जो उनको छेड़ भी करी थी। सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर काबू आप नहीं रख सकते। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बातें चली, उससे भी लोगों का पारा चढ़ा हुआ था। और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनकी भी कमज़ोरी मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति ये जानता, वहाँ का साइबर, सबसे पहले जो अटैक हुआ ना, मैं समझता हूँ वो साइबर थाने पे हुआ। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि जो बदमाश है मेवात के, उनकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो साइबर वाले में थी। तो उसको तोड़ने के नाते उन्होंने इसका भी सहारा ले लिया हो कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम वाला करके और तुम उसको टाल दो। पर वो सारे रिकॉर्ड तो नष्ट कर दिए ना उन्होंने। इस आड़ में वो अपने रिकॉर्ड सारे नष्ट कर दिए। जो बदमाश लोग थे उन्होंने साइबर थाने के नूह के अंदर नष्ट कर दिए। लेकिन जो हमारा डीसी था, जो हमारा एसपी था, वो उस टाइम वहाँ पे क्यों नहीं था? डीसी ने परमिशन दी और फिर उस दिन वो चंडीगढ़ चला गया जिस दिन यात्रा थी। तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल से कर रहा है क्या? वहाँ पे जो एडीसी थी बेचारी एक लड़की थी, और जवान लड़की थी, मेरे ख्याल 2-4 साल की, उसकी सर्विस भी नहीं है, वो एडीसी बनी हुई थी। जो रिपोर्ट मुझे मिली है कि जो एसपी था, जिसको चार्ज दिया गया था क्योंकि लॉन्ग छुट्टी पे चला गया, जो सिंगल नाम का एक एसपी हुआ करता ना, वो लॉन्ग छुट्टी पे चला गया, किसी और एसपी को दे दिया, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, पलवल के एसपी, हाँ जो भी था, तो किसी और एसपी को चार्ज दे दिया। अब वो एसपी एक तो संभाल नहीं पाया, और जब मैं ये गया तो लोगों का कहना है कि जब ये होने लगा शोर शराबा, वो तो उल्टा मुड़ के चला गया। तो ऐसी स्थिति हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी की वजह से भी हुई, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनकी वजह से हुई, कुछ बदमाश थे वो अपने रिकॉर्ड साफ करना चाहते थे वो हुई, और कुछ सोशल मीडिया की वजह से जो छेड़खानी हुई है उसकी वजह से हुई। अच्छा, एक सवाल इसी से मेरा जुड़ा ये है कि गुरुग्राम में जो पीछे हम देखते थे कि क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई, नमाज को लेके एक बड़ा लंबा यहाँ पे विवाद चला, कुछ लोग हैं जो हर प्रोटेस्ट में वो चेहरे शामिल दिखाई देते थे। और एक दूसरा, राव साहब, गोरक्षकों का जो सिस्टम है, हम देखते हैं कि गोरक्षा पे, गो हत्या पे सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन ये चीज़ें फिर भी चलती हैं, आपस में लड़ाई होती है, रोड पे टकराते हैं, गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, मारपीट होती है, और पुलिस जो है वो इसकी जिम्मेदारी इसमें कहाँ तय होती है? आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, गौरक्षक तो अब बाद में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो एक इंस्टीट्यूशन सा बन गया है गौरक्षक का। वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस को वो इत्तला ज़रूर देते हैं। पर मेवात के लोगों का मवेशियों की तस्करी करना, पत्थर की तस्करी करना,
ये पुराना खानदानी उनका कारोबार है। वो तो कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। तो वो तस्करी तो पहले से ही चला करती थी। अभी गौ रक्षण रोकना शुरू कर दिया तो मतलब झड़प होने लगी। पुलिस तो शायद जिस तरह से रोकना चाहिए था नहीं रोकती थी, या कुछ उनसे तालमेल बिठा लेती थी। तो जब से ये गौरक्षक रोकने लगे, पुलिस को इत्तला करने लगे, तो पुलिस के ऊपर एक वो भी आ गया कि एक अंकुश टाइप ऑफ थिंग कि भाई इन्होंने करी और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारी शिकायत हो सकता है, ऊपर भी हो जाए। तो अब गौ रक्षक भी कुछ गड़बड़ करने लग गए, ये अभी अखबार में पढ़ने लग रहा हूँ मैं। और किस हद तक करी है वो तो इंक्वायरी हो रही है, अलवर वाली पुलिस कर रही है, हमारी वाली पुलिस कर रही है। और इस वक्त जो पुलिस को मैं भी जाके आदेश दिए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही आदेश दिए हैं कि हमारा कोई तुम्हारे पे दबाव नहीं है, किसी के पक्ष में या विपक्ष के अंदर कायदे से काम करो, जो दोषी है उसको सजा दो, दोषी नहीं है उसको ज़बरदस्ती तुम दोषी मत बनाओ। तो ये सीधे मैंने दिए हुए हैं। मैं समझता हूँ अभी तक ठीक काम कर रहे हैं। जिसका ना वीडियो के अंदर आ गया वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसका मतलब हिस्सेदारी होगी ना। लास्ट सवाल है सर मेरा आपसे, अंतिम सवाल मेरा ये है कि राव इंद्रजीत सिंह का इतना लंबा राजनीतिक इतिहास हो गया, आपकी लगभग 45 साल की राजनीति हो गई, आप अपने सपनों का जो हरियाणा है उसको कैसा देखना चाहते हैं कि भाई मेरा प्रदेश ऐसा होना चाहिए? देखो, हरियाणा के लोग बड़ बोले हैं। बुरा मान जाएंगे सर लोग? नहीं, सही को सही कहते हैं, गलत को गई कहते हैं। इस तौर पे कह रहा हूँ, उस तौर ये नहीं कि मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, बल्कि तारीफ कर रहा हूँ कि हरियाणा वाला लोग जो है अगर गलत समझता है तो गलत बोल देता है, अगर सही समझता है तो सही बोल देता है। तो हरियाणा को उस तरह की सरकार मिलनी चाहिए जो सही बोल हैं उसके ऊपर अमल करे, जो उसके हिसाब से इंसाफ करे। अभी तक दिक्कतें हरियाणा वालों को ये हुई हैं कि कई नेता ऐसे हैं जो कायदे से सरकार नहीं चलाते, जिस उम्मीद से लोगों ने उनको बनाया है उस उम्मीद से सरकार नहीं चलाते। वो थोड़ा सा अपने दायरे को सीमित रखना चाहते हैं। हरियाणा के किसी भी बाशिंदे को अगर कोई उसको मौका मिलता है तो कुल मिलाकर के हरियाणा को अपना प्रांत या अपना हल्का देख करके चलना पड़ता है। और हमारे तो मैं तो जब पहला इलेक्शन लड़ा था, विशाल हरियाणा पार्टी नाम की टिकट थी मेरे को, तो मैं तो ये कहता था कि अलवर वाला एरिया भी होता है, मेवाट वाला भी एरिया होता है। तो ये हमारा अपना एजेंडा था, हमारा वो क्या बोलते हैं मेमोरेंडम था कि हम इसको भी शामिल करेंगे, हरियाणा को दिल्ली के आसपास करेंगे। और हम तो यूँ कहते दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे, ये हमारा एजेंडा था। अब समस्या क्या है कि हरियाणा बट गया। हिसार वाले कहते हैं हम हिसार की तरक्की करेंगे, भिवानी वाले कहते हैं कि भिवानी की तरक्की करेंगे, रोहतक वाले कहेंगे कि मैं हम रोहतक वाले की तरक्की करेंगे। तो मेरा हरियाणा ऐसा होना चाहिए, एक तो लोगों की उम्मीद के अनुसार चुना जाए, जो भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, और लोगों की उम्मीद के अनुसार वो इंसाफ करे। जब भी हरियाणा के हर कोने के अंदर शांति होगी, नहीं तो ऐसे ही ये तरह पुथरी रहेगी। तो ये थे राव इंद्रजीत सिंह। तमाम सवाल हमने पूछे, हो सकता है कुछ सवाल रह भी गए होंगे और अगली मुलाकात में हम इनसे वो सवाल जरूर पूछेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।